पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे, राज्य के तत्व में जिस राज्य मतलब राज्य होने के लिए कौन कौन सी शर्त जरूरी है, उसके पास 4 कंपोनेंट होने चाहिए। कौन कौन से? उसके पास अपना ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, खुद का अपना पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका अपना सरकार होना चाहिए, और चौथा चीज़ क्या होना चाहिए, सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता होनी चाहिए। ये चारों कंपोनेंट क्या है, परमानेंट मतलब कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। हाँ, ऑप्शनल नहीं, ये चारों चीज़ होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज हम अच्छा एक चीज़ और फिर क्या देखे थे, आखिर पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए क्यों। लोगों को रेगुलेट करने के लिए हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़े थे। इस मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम के निगेटिव पॉइंट क्या है, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो चीज़ें पहले कैसे चल रही थी, है ना। ये सारा चीज़ हम लोग कल देख चुके थे, ठीक है। अब आज का देखना है कि दुनिया के तमाम जितने भी देश हैं या फिर कोई भी समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शासन तो चाहिए। अभी पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पॉलिटिकल सिस्टम तो हमें चाहिए, क्योंकि बिना पॉलिटिकल सिस्टम के हम चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छा रेगुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब बात ये होता है कि शासन तो करना है, ये बात समझ में आ गया कि शासन हमें क्यों करना है, एक मैटर तो समझ में आ गया। अब समझना ये है कि आखिर शासन करने के पीछे चैलेंजेस क्या है। हमारा इंटेंशन समझ में आ रहा है कि हमें सभी को रेगुलेट करना है, लेकिन जब हम रेगुलेट करने की जब कोशिश करेंगे ना, तो कोशिश के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहला बात है कि जब आप रेगुलेट करोगे इसको एक कानून के माध्यम से करोगे, तो आप कानून कैसे बनाओगे। तो कानून बनाना भी अपने आप में चैलेंज है कि आखिर आपको जो कानून बनाएंगे वो यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे जिससे किसी को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यानी कि कानून किसके लिए होता है, लोगों का ज़िंदगी सहज हो सके, इसके लिए कानून बनाते हैं ना। अब कभी कभी कानून क्या होता है, कानून हम ऐसा बना देते हैं जो कानून अपने आप में कानून नज़र आता है, मतलब लगता है कि कानून का डर है। अरे कानून हमारी सुविधाओं के लिए होना चाहिए, ऐसा ना कि हम कानून से डरें। तो कानून किसी को डराने के लिए नहीं होता है, कानून तुम्हारे लाइफ को, रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन तुम्हारे लाइफ को ईजी करता हो। तो रूल्स रेगुलेशन वैसा बनाना चाहिए, लिबरल टाइप का होना चाहिए, डिक्टेटरशिप के जैसा नहीं कि चलो भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना दी, जैसे चीन में सबको एक बच्चे ही मतलब लाना है, उससे ज़्यादा अगर आएगा तो उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों से, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे। तो वो एक डिक्टेटरशिप है। शुरुआत में चीन के लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन एक समय के बाद फिर क्या हो गया, मानना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर दूसरा ऑप्शन है नहीं। पढ़ेंगे अभी चीन के बारे में भी, चीन में सिस्टम कैसे चलता है, चीन में कानून वगैरह कैसे बनता है, थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों को भी हम साथ में लेकर के हम चलेंगे। तो सबसे पहला बात शासन करना, ये तो समझ में आ गया। लेकिन शासन जो करना है, शासन को मतलब कानून बनाना, बिना कानून के तो आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे। तो कानून किस तरीके से बनाया जाए, वो सबसे पहला चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंजेस क्या, उस कानून को बना तो दिए, उसको रेगुलेट करना, उसको लागू करना, उसको फॉलो करना। चूंकि फॉलो करवाना भी तो है, कानून तो हम बना दिए, चल भाई कानून बना दिए कि कल से शाम में 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कानून अच्छा पापा जी कानून बना के तो चले गए। लेकिन बात है कि मान लो पापा ही 6 बजे नजर नहीं आएंगे, तो फिर बेटा को मौका मिल जाएगा ना कि पापा मान लो ऑफिस से रात में 10 बजे आते हैं, वैसे रात में 10 बजे ऑफिस से क्यों आएंगे, आज मान लो शिफ्ट के हिसाब से मान लो कि वो 10 बजे अपना पापा भी मान लो किसी दिन पार्टी शार्टी करके आ गए, तो बेटा को भी मौका मिल जाता है कि पापा तो 6 बजे रहते नहीं है, मम्मी का सुनना है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, कानून बना के तो चले गए, लेकिन उसको फॉलो हो पा रहा है, क्योंकि कानून को जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो खुद ही लेट लतीफ़ है, वो है, मतलब कहने का मतलब ये है एक्टिव नहीं है। तो यहाँ भी ये चैलेंजेस होता है। भारत में कानून का कमी नहीं है, लेकिन उस कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सही अगर सही से फॉलो होता तो कोई आदमी कोर्ट जाने का जरूरत नहीं पड़ता। इतने सारे जो कोर्ट कचहरी वाला जो मामला होता है वो जरूरत नहीं पड़ता। जब पुलिस थाने वाले अगर जो लोकल लेवल पे अगर वो अच्छे से काम करते तो बहुत सारे विवादों का सॉल्यूशन तो वो लोकल स्तर पे कर लेते, वहाँ तक कोर्ट तक जाने का मौका नहीं मिलता, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ता। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो कानून का तो कमी नहीं है। खुद हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो संविधान बनाया गया था, तो अंग्रेजों को लगता था कि हम अपना संविधान बना ही नहीं पाएंगे। अंग्रेजों को लगता था कि हम अपना संविधान बनाने की हिम्मत ही नहीं रखते। स्टार्टिंग में जब स्वराज पार्टी वगैरह जब गठन हुआ था, हम पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उस समय भी चैलेंज दिया गया था कि आप अपना संविधान नहीं बना पाओगे, और मोतीलाल नेहरू ने साबित करके दिखा दिया कि लो भाई देख हम अपना बना सकते हैं, तुम टेंशन ना लो, मेरे में क्षमता है, हम अपना कानून खुद बना सकते हैं। तो जब संविधान लागू हुआ, अंग्रेजों को यकीन नहीं हुआ कि इतना शानदार संविधान ये लोग बना लेंगे, लेकिन बना के हमने दिखाया। और आज भी देश किसके हिसाब से चलता है,
संविधान के हिसाब से ही चलता है। वो बात अलग है कि उस संविधान को लागू कराने में बहुत सारे चैलेंजेस है। इसी वजह से ये वाला में पढ़ते हैं हम लोग कि फॉलो कराना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये सही से फॉलो होता तो भारत में ये कास्ट सिस्टम तो कब का खत्म हो चुका होता। जो रूढ़िवादी, जो पाखंडवाद जो चल रहा है, जैसे कि एनिमल्स का क्रुएलिटी वगैरह जो लेकर के हम लोग बात करते हैं, कभी कभी जो पेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन बात भी करती है, तो ये सब चीज़ तो बहुत पहले खत्म हो जाती। तो कानून तो बना दिए हम लोग बहुत शांत। पहला तो चैलेंज ये था कानून बनाने का, बहुत साल टाइम लिए हम लोग, तो 2-3 साल में हम लोग कानून बना के दिखा दिए, हाँ भाई देख लो कानून तो बना दिए, अब चलेगा देश तो इसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है चलाइए। लेकिन फॉलो ये बहुत मुश्किल होता है। ये फॉलो करना किसका काम है अभी हम बताएंगे। जस्ट कार्यपालिका बनाएगा ये वाले भैया, तो देखो बनाएगा ये, फॉलो ये करेगा और न्याय ये देगा। अब देखो तीसरा क्या है, कानून तो अब बना लिए, उसके बाद फिर क्या किए, फॉलो कैसे करना, ये चैलेंजेस था कि उसको फॉलो कैसे करना। और तीसरा चैलेंजेस क्या है कि लोगों को न्याय मिल सके, मतलब इस कानून के हिसाब से, अगर जो कानून है अगर कानून के हिसाब से अगर लोग ना चले या फिर किसी को दबाया जा रहा है ज़बरदस्ती करके, तो वैसे में उनको क्या चाहिए, न्याय चाहिए ना। तो न्याय प्रणाली भी बेहतर होनी चाहिए। अगर कानून सही से लोगों को, कानून अगर सही से कहीं पे लागू नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लागू कैसे कराया जाए। अगर कोई व्यक्ति कानून से अगर वंचित है, अगर किसी को अपना उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसको न्याय भी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक समाज में ये तीनों चीज़ तो चाहिए लोगों को। एक अच्छा रूल्स रेगुलेशन तो चाहिए समाज को चलाने के लिए, दूसरा उस रूल्स को सही से फॉलो कराने वाला चाहिए, और तीसरा अगर कहीं पर गड़बड़ हो रहा हो तो एक अंपायर तो चाहिए ना, मतलब एक आदमी तो चाहिए ना जो लोगों को न्याय दिला सके। इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि शासन के अंग इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शासन के अंग। क्योंकि शासन करना है तो शासन के ये तीनों ही अंग के माध्यम से हम फाइनली क्या करते हैं, शासन ही तो करते हैं, रेगुलेशन ही तो करते हैं। तो भारत की पूरी जनता जो नियंत्रित होती है, इवन यहाँ तक कि सरकार और सांसद की बात भी हम करते हैं, वो तीनों ही रेगुलेट होती है, इसी के माध्यम से होती है। कोई भी व्यक्ति अपना मनमाना नहीं कर सकता है, वो तीनों के माध्यम से ही रेगुलेट होती है। तो चलो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है, सरकार के 3 हिस्से, क्योंकि ये तीनों के हिसाब से चलता है। सबसे पहला कौन है, लेजिस्लेचर जिसको क्या बोलते हैं, विधायिका। दूसरा कौन है, एग्जीक्यूटिव जिसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और तीसरा क्या है, जुडिशरी जिसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। अब ये एक तरह से देखा जाए तो जस्ट लाइक ये एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड समझते हो, ट्राइपॉड जिसके 3 खंभे होते हैं, 3 पिलर और एक तरह से टिका हुआ। जैसे हमारे जो अभी जो जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो हमारा जो फोन जिस पे होल्ड किया हुआ है, वो भी क्या है, ट्राइपॉड पे टिका हुआ है। अगर इसका एक भी पिलर अगर गया तो ये स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ये भी 3 पिलर है किसी भी देश का, ये सबसे महत्वपूर्ण ढांचा। अगर इसमें से एक भी पिलर अगर कमजोर हुआ तो देश की स्थिति क्या होगा, चरमराने लगेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि जो सांसद हैं, जो विधायिका हैं, वो अगर अपना अच्छा काम नहीं करे, मतलब वो नियम वगैरह ठीक से वो बनाए ही नहीं, मतलब ढीला ढाला कानून बनाए, तो ऐसे में क्या होगा, कार्यपालिका को तो मौका मिल जाएगा कि तुम जो कानून बनाए उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे एक समय था कि जब सती प्रथा लीगल था, तो सती प्रथा पे कोई कानून नहीं था, तो कार्यपालिका कुछ कर सकता, वो तो कहेगा हाँ ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यायपालिका भी क्या करेगा, न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगा किसके हिसाब से सुनाएगा, कानून देखेगा ना, वो भी तो भैया कानून ऐसे करके, चश्मा ऐसे करके देखेगा कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, और उसी के हिसाब से वो न्याय देगा। अब जैसे सबरीमाला वाला मामला तुम देख लो, सबरीमाला का जो मामला जो था, वहाँ पे जो केरल में जो सबरीमाला जो मंदिर है, वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है। जो 12 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती है, उनको उसके मासिक धर्म के वजह से, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के वजह से उनको अछूत माना जाता और मंदिर में प्रवेश करने से उनको रोका गया। अब चूंकि ये चीज़ पर संज्ञान कौन लिया, कभी कभी न्यायपालिका एक्टिव होकर लेता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि भारत में जो संविधान है, जो न्याय, जो समानता की बात करता है, किसी भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने की बात करता है, उसको लगा ये चीज़ गड़बड़ है। अंपायर को लगा कि चीज़ें सही से नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अब संविधान में ये थोड़ी अलग से लिखेगा कि सबरीमाला मामले में ये होगा, वो तो एक बार कह दे भाई समानता चाहिए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें कर, वो पटाख से संज्ञान लेगा और उसको बोलेगा कि भाई एक काम करो, इस पर कानून बनाओ, या तो तुम कानून बनाओ वरना हम कुछ करेंगे इस पर। तो ये कहेगा नहीं ताऊ जी चिंता मत करो, हम कानून बना देंगे। बोले फिलहाल जो हम कह रहे हैं कि तत्काल पहले इसको रोको, और तुमको कानून बनाने का हम टाइम भी दे रहे हैं, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब तुम्हारा अगला सेशन चालू होगा, जब तुम लोग जब जाओगे वहाँ पे संसद भवन में जब बैठोगे, चूंकि वहीं पे कानून बनेगा, तब तक के लिए ये चीज़ बंद करो, फिलहाल के लिए हम स्टे लगा रहे हैं, बंद करो उस पर।
तो कहेगा चलो ठीक है बंद कर देते हैं इसको। और तब ये भाई साहब क्या करेंगे, बैठ करके आराम से एक एक चीज़ पे विचार करेगा कि कानून अच्छा से बन गया, अब इसका काम क्या है, लागू करना। तो अब जो पंडित या पुजारी होगा उस मंदिर में, उसको तो पुलिस आराम से पकड़ के भगा सकती है कि अगर वो रोकेगा किसी को। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर हम तीसरा एग्जाम्पल 3 तलाक का ले लें, चूंकि 3 तलाक पर पहले कानून था नहीं, जब जिसको मर्जी आया तलाक 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 बोल दिया। आज खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया तो चल आज मेरा मूड खराब है, चल तलाक 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 दिया। तो बीच में मजाक क्या चल रहा था पता है, जब यूपी में जब योगी सरकार आई थी तो उस समय क्या मजाक चला था, मतलब एक अच्छा जोक चल रहा था कि जैसे कोई पुरुष महिलाओं को बोलती थी कि तलाक तलाक तलाक, तो उधर से जो महिला वो कहती थी योगी योगी योगी, तो फिर उसकी जो हस्बैंड वो बोलता था मजाक मजाक मजाक। ये खूब चला था फेमस। तो कहने का मतलब है जब तक उस समय तो चलो खौफ था, योगी कहे थे कि हाँ हम इस चीज़ को हम यहाँ पे रोकेंगे, ये गलत चीज़ है। तो अब बात यहाँ पर ये होता है कि अगर उस पर सिर्फ बोलने से कानून अगर नहीं बनता तो ये भाई साहब जो पुलिस वाले जो तंत्र हैं, जो कार्यपालिका में ही आएंगे ना, वो डीएम एसपी कलेक्टर जो भी आएंगे, इवन पीएम डीएम सब इसी में आ जाएगा, जितने भी कार्यपालिका के जो हाँ आएगा। तो कार्यपालिका क्या करेगा, जब कानून नहीं बनेगा उस पर थोड़ी फॉलो कर पाएगा। और ये भाई साहब अंपायर, ये तो अंपायरिंग की भूमिका में होता है। जैसे क्रिकेट मैच में जो अंपायर का काम होता है वही काम इनका क्या है, जुडिशरी का काम है। तो देखो कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर वाले का काम क्या होगा, ये कानून बनाएगा, ये बताएगा किस हिसाब से आपको चलना है। चलो भाई दे दिए समानता का अधिकार, समता का अधिकार, धर्म एवं जाति के हिसाब से आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये सब समझा दिया। कार्यपालिका चुपचाप ऐसे ऐसे करके सुन रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आ गया, आई कह रहा है समझ में आ गया हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो कार्यपालिका बोलेगा कि हाँ हाँ हमको सब बुझा गया कि हमको कैसे कैसे चलना है। कोई किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा तो हम उसको पकड़ के ले आएंगे। बोला हाँ अब ठीक है, अब जाओ फॉलो करो। अच्छा अब ये जाएगा, अब जिसको अथॉरिटी मिल चुका है, क्योंकि पावर कहाँ से मिलता है, यहां से। देखो दरअसल पता ये एक चीज क्या है, जैसे गाड़ी होता है ना, कोई भी गाड़ी, तो गाड़ी का जो पेट्रोल या डीजल जो होता है, वो ईंधन जो है वो कहां से मिलता है, लेजिस्लेचर क्या एक फ्यूल है, ईंधन है, यहीं से इसको पावर मिलता है। और उस पावर को सही से यूटिलाइज कौन करेगा, ये है, ये पहिया की तरह काम करेगा और ये हैंडल है, और ये तय करेगा कि किस दिशा में चलना और किस दिशा में, क्योंकि ये रेगुलेट करेगा तुम्हारी गाड़ी को। तो ये किसी भी देश का ये एक तरह से ये एक मोटर गाड़ी की तरह ढांचे में दिखता है कि ये अगर ये कानून बनाता है तो इसका काम क्या है, उस कानून को फॉलो करना। और इसका काम है कि अगर ये और ये कुछ गड़बड़ करेगा, ध्यान देना, हालांकि इसका काम क्या है कि ये अगर कुछ गड़बड़ करता है, ये भी वैसे ये भी कोई भी फैसला सुनाएगा तो कानून ही देखेगा। कानून कौन बनाएगा, ये कानून देखेगा, कानून के हिसाब से फैसला सुनाएगा। लेकिन आजकल ये एक्टिव ज्यादा हो चुका है। अब ये सिर्फ कानून को चेक ही नहीं करेगा कि तुम चेक करने की प्रक्रिया भी देखेगा कि तुमने जो कानून बनाया क्या वहां पर किसी भी कानून के वजह से मूल अधिकार खत्म तो नहीं होता है। तुम कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिए कि सारे लोगों को पकड़ पकड़ के तुम जो तुम्हारे विरोधी है सबको पकड़ के जेल में डाल दिए, जैसे इमरजेंसी के टाइम में हुआ था। तो ध्यान रखना, कानून तो ये बनाएगा लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया भी ये चेक कर सकता है। तो न्यायपालिका भारत में बहुत एक्टिव है और ये चेक करेगा कि तुम जो कानून बनाया उस कानून को ठीक से फॉलो कर पा रहे हो। अगर तुम अपने जिम्मेदारी सही से नहीं निभाओगे, ये सुप्रीम कोर्ट जो अंकल है न्यायपालिका, और ये न्यायपालिका का काम है अंपायर की तरह चेक करते रहना कि तुम गड़बड़ कर सकते हो ना तुम गड़बड़ कर सकते हो। ठीक बात है, तुम कानून बनाए, हम कानून के हिसाब से फैसला करेंगे, पर ये भी चेक करेंगे कि तुम कानून ठीक से बनाए कि नहीं बनाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये इतना डिटेल में जाकर हम बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो शुरुआत में जो पॉलिटी, बिल्कुल जिनका पॉलिटी में 0/लुल है, मतलब कि कुछ भी नहीं आता है उनको, ठीक है, जो एकदम मतलब कि कुछ भी नहीं पता है उसको, तो ऐसे में क्या होगा, पॉलिटी का जब बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए बेसिक्स बहुत ही, शुरुआत में हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है और इसके कार्यों को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो जब आगे चल के जब हम लोग, चूंकि हर चैप्टर का अपना डिटेलिंग बहुत है, पूरा पॉलिटी तो इसी को तो पढ़ना है हमको, पूरा पॉलिटी, इसके अलावा कुछ और है क्या, पूरा पॉलिटी में यही पढ़ना है, ठीक है, हाँ इसी को पूरा पढ़ना है, इसी में चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। तो इस चीज़ को पहले ही इसलिए कहते हैं बेसिक्स हमेशा बेटर कर लेना चाहिए। अब जरा सा देखते हैं कि अगर हम बात करें जो लेजिस्लेचर की बात करें, वैसे देखिए बताओ, जो शासन चलता है, शासन चलाने की जो प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रणाली की बात करते हैं, किसी भी देश में 2 तरह से चलता है। या तो वो शासन कैसे चलेगा, यूनिटरी शासन कैसे चलेगा, या तो यूनिटरी चलेगा या तो कैसे चलेगा, फेडरल। यूनिटरी को कहते हैं एकात्मक, क्या बोलते हैं, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है जो पूरा शासन चला रहा है, वही कानून बनाएगा, वही सब चीज करेगा। मतलब एकात्मक शासन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति सर्वो सर्वा होता है, उसमें शक्तियों का बंटवारा कई सारे लोगों को नहीं मिलता है।
जैसे घर में जो भारतीय समाज में जो पापा होते हैं, सुनो, भारतीय समाज में जो फादर होते हैं, जो वो एक तरह से देखा जाए तो देश में बेशक संघात्मक तरीके से चल रहा हो, संघात्मक मतलब क्या, संघात्मक हिसाब से अगर हमारे घर में चलता तो मम्मी पापा दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन आमतौर पे घर में क्या होता है, पापा ही फैसला लेते हैं बड़े बड़े, तो एकात्मकता दिखता है वहाँ पे। जैसे चीन की बात अगर हम करें तो चीन में तो एकात्मक शासन है, वहाँ पर जो सी जिनपिंग ही सारा फैसला करते हैं मेन तरह से देखा जाए। वहाँ पर कोई ज़्यादा दूसरा पार्टी है क्या, जैसे भारत में कई सारी पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टीज हैं, तो वहाँ पर इतनी पार्टी नहीं होती, एक ही पार्टी रहेगा, उसमें से ही कुछ लोग होते हैं, उसी में से कोई एक आदमी क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाता है वहाँ का। तो एकात्मक का मतलब क्या होता है कि वो शक्तियों का बंटवारा किसी और से शेयर नहीं करता है, सारा फैसला वो खुद करेगा। जैसे चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, कुछ हद तक ब्रिटेन भी, मजेदार बात है कि ब्रिटेन में भी कुछ हद तक है, कि ब्रिटेन में भी देखा जाए तो ज़्यादातर जो ब्रिटेन का जो पीएम है वही फैसला करते हैं, समझ में आया। तो कुछ कुछ चीज़ें हम बताएंगे अलग अलग देशों का सिचुएशंस कैसे है। तो फेडरल, अच्छा, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, इस शासन की बागडोर कोई एक आदमी ऐसे करके पकड़ा हुआ है, हम चलाएंगे सब चीज। अब फेडरल में क्या होता है कि वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है। एकात्मक में जो राज्य होते हैं, राज्य को पावर नहीं होता है, इसमें केंद्र के पास ज्यादा पावर होता है। तो अगर हम बात करें एकात्मकता में, तो इसके पास पावर किसके पास होगा, केंद्र, और ये स्टेट, तो सी ग्रेटर देन एस, याद रहेगा ना, सी ग्रेटर देन एस। और अगर बात करें फेडरल की, संघात्मक ढांचे की, इसमें क्या हो जाएगा, एस, इसमें कोई ग्रेटर नहीं होगा, ये आमतौर पे क्या होता है, इक्वल होता है। वो अलग बात है कि एग्जैक्ट इक्वल कुछ होता ही नहीं है। तुम जैसे भारत की बात करो तो भारत कहते हैं अपने आप में एक संघात्मक देश है, मतलब फेडरल कंट्री है, लेकिन फिर भी तुम जब चेक करोगे तो भारत में केंद्र के पास ज्यादा ताकत है, राज्य के पास उतना ताकत नहीं है। राज्य बेचारे तो बहुत गरीब है, यहाँ पे पैसे के मामले में जो इनकम जनरेट होता है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पैसा है, जो इनकम राजस्व ज्यादा उनके पास जनरेट होता है, और केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकार के पास उतना पैसा होता नहीं। तो इसलिए तुम देखना कि राज्य सरकार अक्सर कटोरा लेके सामने रहता है कि ताऊ दे दो, हमें भी कुछ रोजगार, मतलब अपने देश में, अपने क्षेत्र में जो है थोड़ा पुल बनवाना है, सड़क बनवाना है, स्कूल खोलना है, तो हमें थोड़ा पैसा चाहिए। अगर बराबर होता पावर, तो राजस्व में अगर बराबर बंटवारा होता तो कोई भी राज्य केंद्र से पैसा मांगता नहीं मांगता। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या होता है, आमतौर पर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो स्टेट और सेंट्रल में पावर क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, दोनों को शक्ति बराबर मिलता है। कि राज्य, देखो, राज्य अपने हिसाब से कानून बनाएगा और केंद्र अपने हिसाब से कानून बनाएगा। जैसे अमेरिका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अमेरिका में राज्यों को वहां पर बहुत ताकत मिला हुआ है, मतलब एक समय तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में राज्यों को इतना ताकत था कि वो चाहे तो अमेरिका से अलग भी हो सकता है। सोच के देखना, एक समय था कि उतना पावर मिला हुआ था, अगर वो चाहे वहां का राज्य तो केंद्र से अलग हो सकता है। भारत के बारे में जरा सोचो, बोलेगा कि बिहार हमको मन नहीं कर रहा है भारत सरकार के साथ रहने में, जो है हमको नहीं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, हमको अलग देश बना दो। एक काम करो नरेंद्र मोदी जी, हमको एक अलग देश बना दो। जैसे नागालैंड कोशिश कर रहा था ना, वो तो सफल नहीं हो पाया, चल बिहार को एक अलग देश का दर्जा दे दो। तो बोलेगा ये अमेरिका नहीं है। अब तो अमेरिका में भी नहीं रहा ये सिस्टम, वो तो संविधान संशोधन हुआ, वहां भी ये चीज खत्म हो गया। हाँ, तो राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे राज्यों का समूह के वजह से ही संघ बना है। ठीक है, राज्यों का समझौते का परिणाम है कि यहाँ पर संघ बना है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे कभी कभी कन्फेडरल, फेडरल, ये सब चीज थोड़ा सा और हम डिटेल में बताएंगे।